हेलो नमस्कार प्रणाम जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी दोस्त? उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ व्यस्त मस्त और जबरदस्त होंगे। अपना और अपनों का ध्यान रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे दोस्त। हम सभी लोग आज छठवें चरण में पहुंच चुके हैं, इस उम्मीद के साथ कि जो हमने पांचवा चरण सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है वो बेहतरीन था और आपकी जो इच्छा थी उसको पूरा करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। बीपीएससी के सारे क्वेश्चन संविधान के पढ़ाएंगे। ये वीडियो, इसके बाद एक वीडियो आपको संविधान की और मिलने वाली है। उसके बाद आपको अभी से बता दूं 40 प्रश्नों का जो जीएस आपके एग्जाम में आने वाला है, तो बीपीएससी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम आपके बीच में आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट लेकर के 40 प्रश्न वाला। ठीक है, तो उसके लिए भी दिल थाम के बैठिए। बहुत जल्द आप सभी के बीच में मुझे लगता है कि आपको सोमवार से देखने को मिल जाएगा, सोमवार या मंगलवार से। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं सेशन को। लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या है, अगर उससे संबंधित कुछ सुझाव आपके पास होगा तो आप बिल्कुल कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, चलिए क्या भैया पहला प्रश्न लेते हैं। क्या पहला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में कहां विधान परिषद है? विधान परिषद की बात हो रही दोस्त, कहां पर है? केरल में है, हिमाचल प्रदेश में है, दिल्ली में है, बिहार में है। निम्नलिखित में से अपना उत्तर चुनिए। विधान परिषद की बात हो रही है। 1 एवं 4, 1 एवं 2, 2 एवं 3, केवल 4। बताइए दोस्त, विधान परिषद कहां है? तो आपको पता है कि विधान परिषद जो है वो, जैसे विधान, पहली बात आपसे ये प्रश्न बनता है कि विधान परिषद पूछा जाता है कि भाई विधान परिषद कितने राज्यों में है, तो आपको पता 6 राज्य हैं। कौन कौन से भैया? एक तो आपका अपना पहले नंबर पे भाई हर आदमी अपना प्रदेश रखता है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद हमारा सबसे बेहतर और शिक्षा के मामले में सबसे प्रगतिशील प्रदेश कौन सा है? तो बिहार है। और उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग कहां जाते हैं भैया? तो जाते हैं महाराष्ट्र में। भी आपकी ट्रिक तैयार हो जाएगी। महाराष्ट्र में जाते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग क्या करते हैं? महाराष्ट्र में जाते हैं। मतलब आधा उत्तर प्रदेश आधा बिहार वहीं रहता है। आधा आधा बोले तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और आधे लोग क्या करते हैं? तेल के लिए करते हैं झगड़ा, मतलब तेलंगाना। तेलंगाना तेल के लिए झगड़ा करते हैं। झगड़ा मतलब झगड़ा क्या करते हैं? नाटक करते हैं। तेल के लिए क्या करते हैं? नाटक करते हैं। नाटक बोले तो कर्नाटक। तो भैया 1 2 3 4 5 6, यही तो 6 स्टेट है जहां पर विधान परिषद है। अब इसके अलावा तो कुछ खास अभी बना नहीं है। तो बताओ भैया कहां पे है, कोई बताएगा? तो भैया इसमें केवल आप देख पा रहे हैं भाई, हिमाचल प्रदेश में तो है नहीं, ये तो कट कर दो। केरल में है नहीं, कट कर दो। दिल्ली में है नहीं, कट कर दो। भैया बचा कौन? बिहार बचा है मेरे भाई। तो बिहार बचा तो केवल आपका ऑप्शन बड्डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 152 नंबर। क्या भैया, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 178, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्री 1995 का ये प्रश्न है। क्या आपसे पूछ रहा है कि विधानसभाओं में निर्वाचन का प्रावधान? क्या विधानसभाओं की बात हो रही है भाई? आप विधान परिषद 168 आपको पता ही है। 170 किस लिए भैया? तो 170 की बात होगी तो ये विधानसभा की संरचना। 170 बोले तो विधानसभा की संरचना, विधानसभा की संरचना, विधानसभा की संरचना जो है ये 170 में है। अब 170 में ये हो गया। 176 में क्या है? 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। क्या भैया? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ये इसमें 176 में। 178 में क्या दोस्त? विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। क्या? विधानसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। ये क्या भैया? ये 178 हमसे पूछा क्या है? विधानसभाओं की संरचना। तो बताओ भैया इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 153, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना होगा। किसको? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपाध्यक्ष को, भारत के राष्ट्रपति को। देखो भैया 1995 का प्रश्न है, जवाब दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। अभी तक जैसे जो होता है, जैसे अब अनुच्छेद 179 आप पढ़िए। कौन सा? अनुच्छेद 179, आर्टिकल 179। आप अनुच्छेद 179 पढ़ेंगे मेरे दोस्त, इसमें साफ साफ कहा गया है
कि विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको दे रहा है, विधानसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। कहां बताया गया है, अनुच्छेद 179 में। ठीक है, चलिए 154, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? कलकत्ता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, बंबई उच्च न्यायालय या पंजाब उच्च न्यायालय? 1994 का प्रश्न है, वही बहुत पहले केस आया हुआ था। बताइए। तो भैया इसका सही जवाब हो जाएगा, ये एक मामला था रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी का, 1994 का ये है, बड़ा फेमस वाद था ये, रहमतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। तो इसमें हुआ है क्या कि भाई इसमें जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, आप ऐसे समझिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की उपयोगिता को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की उपयोगिता कुछ ऐसी है कि इसके ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट भी कभी कभी क्या करता है, मना नहीं करता है। तो उसने निर्णय दिया कि विधि के बंधों को विफल करने के उद्देश्य से 3 बार तलाक तलाक कह करके अगर आप तलाक दे रहे हैं तो ये क्या है, गैर कानूनी बात है। हालांकि बाद में इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगाई और आपका कुछ दिन पहले ही अभी जो संसद है वो भी इस पे मुहर लगा दी है अपना। ठीक है, तो भैया इसको आप देख लीजिए, क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में कौन सा एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? इलाहाबाद, दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई? 1992-93 का प्रश्न है और ऐसे प्रश्न के लिए आप प्रिपेयर रहिए इस बार भी। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रश्न वो होते हैं जो आपसे एक बार नहीं बार बार पूछे जाते हैं दोस्त। क्या बार बार आपसे पूछे जाते हैं? जैसे अगर हम बात कर लें भाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ये तो गलत है भाई, इलाहाबाद उच्च न्यायालय आपके उत्तर प्रदेश के लिए और इसकी खंडपीठ कहां पे, लखनऊ में है, तो ये तो गलत हो गया। मामला क्लियर है? अब हम बात कर लें अगर भाई अगर हम बात करें दिल्ली का, तो दिल्ली का कुछ है क्या सिस्टम? नहीं है, तो दिल्ली भी गलत हो गया। दिल्ली भी, जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली का कहां पड़ता है? अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली जो उच्च न्यायालय है इसका कहीं जाएगा क्या? दिल्ली का भाई दिल्ली में ही रहता है। अब वो अलग बात, दिल्ली में सब सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे गुवाहाटी दिया और मुंबई दिया है। तो भाई गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है इसकी जो क्षेत्राधिकारिता है वो भी अलग है। मतलब जैसे इसकी क्षेत्राधिकारिता जैसे असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तक है ना, जो गुवाहाटी वाला है। और बंबई उच्च न्यायालय की बात करें तो ये महाराष्ट्र, फिर दादरा नगर हवेली, उधर फिर दमन दीव, ये सारे कवर करता है। तो ये दोनों ऑप्शन इसमें सही है, ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन डी भी सही है दोस्त। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 156, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है क्या प्रकार है? देखिए दोस्त, ये प्रश्न तो 2001-2 का है, लेकिन अब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है, तो हो सकता है आपसे ये वाद पूछ ले। कौन सा? बाबरी मस्जिद वाद जो है लखनऊ में किस प्रकार की रिट के अंतर्गत ये आता है? हो सकता है आपसे पूछ ले भाई, क्या करिएगा, तैयार तो रहना है ना। तो भैया भाई इसमें परमादेश रिट है, स्वत्वाधिकार मुकदमा है, मतलब टाइटल सूट, या क्षतिपूर्ति का दावा है, या न्यायिक पुनरीक्षण याचिका है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? तो इसका आपको सही जवाब है टाइटल सूट है। ये क्या है? ये स्वत्वाधिकार है मुकदमा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 157, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद 324, 148, 342, 325? ये 2020 का है और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जवाब देंगे आप? भाई देखो, अनुच्छेद 148 की बात अगर जैसे एक करके बात कर लेते हैं। भाई आपका, हमने हमेशा कहा है कि भाई जो निर्वाचन है ये भाग 15 का है। कहां? भाग तो 15 है, कहां से कहां तक? 324 से 329 तक, यही ना है। और 325 जो है, 324, 329 हो गया भाई, 325 भी तो आता है। लेकिन क्या भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना, भाई स्थापना होगी तभी तो वो वोट डालने की बात 325 में हो गई है। ठीक है, हमारा क्लियर है? तो वो सारी चीजें हैं, तो इसमें जाहिर सी बात है ये दो तो वैसे ही गलत होगा भाई, इनकी बात यहां की नहीं गई है 148 से 342 में। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन है 324। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ऑप्शन है 13, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 245, ऑप्शन डी 326। 2001-2 का प्रश्न है, बताइए इसका जवाब है दोस्त। देखिए जब कभी भी बात इसकी आएगी
तो इसमें आप जैसे अनुच्छेद 13 में क्या है, आपको जब मैं मूल अधिकार के बारे में बता रहा था तो मैंने बताया कि भाई अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, अनुच्छेद 13 जो है ये विधि की परिभाषा बताता है, क्या डिफिनेशन ऑफ लॉ, कि भाई कौन सी विधि कब लागू होगी, है ना। संविधान की पहले की जो विधियां वो किस प्रकार से लागू होंगी, संविधान बनने के बाद की जो विधियां वो किस प्रकार से लागू होंगी, उस पर चर्चा होती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर तो ये हो गया कि भाई भाग जो 3 है, तो भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको कितना न्यून करना है, कितना उन पर जो है दावा करना है, ये सारी चीजें आपको अनुच्छेद 13 बताता है। ठीक है, और यदि कोई विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है तो उसको कर्टल करने का पावर भी उसी के पास है। अनुच्छेद 32 में आपको पता ही है भाई, अनुच्छेद 32 क्या है, अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिट जारी करने की क्षमता है। अनुच्छेद अगर हम ऐसे बात करें कि भाई 245 में क्या है, तो 245 में स्टेट और सेंट्रल इनके बीच में जो शक्तियों का विस्तार है वो बताया गया है। और यहां पर 326 में क्या भी है, 326 में लोकसभा और विधानसभा भी जस्ट चर्चा किए हैं, लोकसभा और विधानसभा में निर्वाचन के लिए जो मत का अधिकार है वो इसमें बताया गया है। अगर प्रश्न को फिर से पढ़िएगा, क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों के संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, तो भैया अनुच्छेद कौन, 13, इसमें कोई दो राय नहीं है, 158 बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा, तो भैया समवर्ती सूची, हमने क्या आपसे कहा था भाई सूची की बात अगर होगी तो सूची में तो भाई 3 ही सूची होती है, एक तो संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में जो संघीय ढांचा प्रदान किया गया है उसमें राज्यों और राज्य का दायरा अलग है और केंद्र का दायरा अलग है, और कहीं कहीं पर जब दोनों एक दूसरे पर क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तब समस्या आती, तब वो कहां पर रखा जाता है, तब समवर्ती सूची में रखा जाता है। भाई इस पे ये भी बना सकते हैं, इस पे ये भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहां बात कर लेते हैं, क्या पूछा गया है, समवर्ती सूची का विषय 2005 का प्रश्न है दोस्त, क्या 2005 का प्रश्न है। और जैसे अब यहां बात करें रक्षा, तो रक्षा कौन करेगा भैया, केंद्र का हमारा मामला होगा, संघ सूची का विषय है। भाई पुलिस की बात करते हैं तो राज्य का अपना अलग रहता है, ये जो है राज्य सूची का विषय, यहाँ समवर्ती सूची पूछा है। कृषि भी है, राज्य से है, माफ करिएगा संघ से है। ठीक है, मतलब कृषि कर जो होगा वो राज्य लगाएगा, लेकिन यहाँ पे समवर्ती जो पहले राज्य सूची का विषय थी, लेकिन अब क्या हो गई है, अब ये समवर्ती सूची का विषय है। मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 265, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, 2018 का यह प्रश्न है। हमारा क्लियर है, तो बताइए इसका सही जवाब। वित्त आयोग की बात हो रही है, तो आपको पता है कि भाई वित्त आयोग जो गठित करता है, 269 है, विधान परिषद के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, 268 69 पढ़ चुके हैं, 65 के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें 280 जो है ये वित्त आयोग के गठन की बात करता है। क्या वित्त आयोग के गठन की बात करता है मेरे दोस्त, तो इसमें ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। भारत में संघीय वित्त आयोग का संबंध रखता है राज्यों के बीच वित्त से, राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से, केंद्र एवं स्वशासित सरकारों के बीच वित्त से, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी 1999 का प्रश्न है, जवाब दीजिए दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा, क्या है, भारत में संघीय वित्त आयोग किससे संबंध रखता है, तो आपको एक चीज पता है, केंद्र और राज्यों के मध्य कर राजस्व मतलब टैक्स रेवेन्यू के वितरण पर सिफारिशें देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 280 में राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग के गठन करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब भारत में संघीय वित्त आयोग जो है ये राज्य और केंद्रों के बीच वित्त से संबंध रखता है, ये दोनों के मध्य कर के अनुदानों के बारे में, विभाजन के सिद्धांतों के बारे में क्या करता है, सुझाव देता है। तो इसमें बात बिल्कुल सही है, क्या, केंद्र और राज्यों के बीच वित्त से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 162 योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, हालांकि अब ये प्रश्न निरर्थक हो चुका क्योंकि इसके स्थान पर क्या हो गया है, इसके स्थान पर जो है अब नीति आयोग हो गया है। ठीक है, तो भैया ये प्रश्न आप कर लीजिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा नीति आयोग की स्थापना कब हुई है, तो आप कमेंट तो करने से ज्यादा भाई आप देखे चले गए। मैं आपको दोनों बता दूं, जैसे 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 योजना
आयोग, इसका अध्यक्ष कौन था? तो भैया योजना आयोग का अध्यक्ष भी कौन था? आपका प्रधानमंत्री, आपके जो भी प्रधानमंत्री है। और इसका जैसे अगर बात करें कि भाई अब कौन बन गया है, तो अब बन गया 1 जनवरी 2015 से। कब? 1 जनवरी 2015 से कौन बन गया भैया? अब बन गया है नीति आयोग। कौन? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग बन गया है। अब देखिएगा कि भाई अगर आप कहते हैं कि भाई ठीक है नीति आयोग, इसमें अंतर क्या है? तो अभी देखिए क्या है, मुख्यमंत्री इसमें भाग ले सकते, पहले मुख्यमंत्री का नहीं कुछ रहता था। और बेसिकली अगर हम बात करें योजना आयोग की, तो इसका मुख्य कार्य जो है वो केंद्र की जो पंचवर्षीय योजना है, हालांकि पंचवर्षीय योजना भी खत्म हो गई, और राज्यों की जो वार्षिक योजना है इनके संबंध में सलाह देना था। लेकिन अभी फिलहाल तो दोनों ठंडे बस्ते में है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इसकी उपयोगिता रह नहीं गई, बल्कि इसके स्थान पर क्या आ गया है? नीति आयोग आ गया है। और इसमें नीति आयोग में ये कहा गया भाई हम नियम वो नहीं बताएंगे आपको कब क्या करेंगे हम। ठीक है, तो बेसिकली इसका यही कॉन्सेप्ट है। आपसे पूछा था इसलिए मैंने बता दिया आपको। उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिनका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया। तेलुगु देशम पार्टी, समता पार्टी, जनता पार्टी, इनमें से कोई 1999 का प्रश्न है। हालांकि इसकी उपयोगिता कोई बहुत ज्यादा नहीं है दोस्त। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तब का प्रश्न है जब सरकार में इस तरह की घटनाएं हुई थी। तो भाई 12वीं 13वीं लोकसभा, अभी तो 15वीं 16वीं लोकसभा हम लोग देखने वाले हैं, है ना। तो 12वीं 13वीं जो लोकसभा उसके स्पीकर एमजी बालयोगी थे, और वो किस पार्टी से थे? तो टीडीपी से, तेलुगु देशम पार्टी। ऑप्शन सही है। चलिए 64 नंबर। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? संसद को है, राष्ट्रपति को है, चुनाव आयोग को है, सर्वोच्च न्यायालय को। 2001-2 का प्रश्न है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? क्या है? राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल का दर्जा कौन दे सकता है? बताएंगे भाई। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल का दर्जा अगर किसी को देना हो तो कौन दे सकता है? अब संसद थोड़े देगी भाई, संसद तो अपना काम इसको नियम बनाना है, तो नियम जो बनाएगा वो अलग से है। ठीक है, आप राष्ट्रपति थोड़े देगा, राष्ट्रपति तो अलग से वो बना रखा है ना। अब सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं देगा, कौन देगा? क्षेत्रीय दर्जा चुनाव आयोग देगा। हमने आपको बताया था ना कि भाई 6% मत या तो पाए, या तो विधानसभा की 2 सीट पाए, और या फिर वो 6% मत पाए, या फिर एक लोकसभा की सीट पाए। ये सारी चीज हमने आपको अभी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर ली थी, तो आपके माइंड में होगा, ऐसा मैं मान चल रहा हूं। तो इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 165 नंबर। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल यह वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। और 1999 के चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय 48 राज्य स्तरीय दल थे। 1, 2, 4, 1 और 3, 2 और 4, 1, 2, 3 और 4। 2001 का प्रश्न है। बताइए, ये तो आप बहुत मतलब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम बड़ी चर्चा का विषय है दोस्त बिहार के लिए। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है इसमें 1951 में राजनीतिक दलों का पंजीकरण करने का प्रावधान करता है। बात बिल्कुल सही है। और राजनीतिक दलों का जो पंजीकरण है ये कौन करता है दोस्त? तो ये निर्वाचन आयोग करता है। ये भी बात सही है और ये भी बात सही है। अब देखिए और क्या है भाई, अगर हम राष्ट्रीय दल, वह दल जो राष्ट्रीय दल होता है वह कम से कम कितने राष्ट्रीय स्तर का दल राजनीतिक दल वह है जिसमें 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है। ये भी बात बिल्कुल सही है भाई, बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है। और अगर किसी राज्य या लोकसभा में 4 सीटें जीतता है, वह लोकसभा में 3 विभिन्न राज्यों में 2% सीटें प्राप्त करनी होती हैं, तो वो अलग मुद्दा हो जाता है। क्या है? 1999 का चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 जो है दल थे। तो भाई बिल्कुल सही बात है भाई। जो अगर बात करने की भाई राष्ट्रीय दल की, तो उस टाइम सही बात है, लेकिन अभी वर्तमान में तो हमको लगता है 6 भी नहीं बचे हैं। क्योंकि जैसे इस टाइम बीजेपी एक बची है, कांग्रेस बची है, एक उधर ममता बनर्जी वाली पार्टी है, और आम आदमी पार्टी भी लाइन में। तो ऐसे मतलब 4-5 हैं अभी भी। ठीक है, तो इस बताइए इस पर तो जितने ऑप्शन इसमें 4 दे रखे, चारों सही है। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? कब किया था भैया? 1983 में, 1984 में, 1985 में, 1987 में। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2018 का प्रश्न है भैया, प्री का जवाब दीजिए मेरे दोस्त। इसका सही जवाब क्या होगा कि सरकारी आयोग
सरकारिया आयोग, ये तो बात बहुत बार प्रश्न आया है कि बस सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था, ये हुआ था 26 या 27 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, आप इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, 26 या 27 अक्टूबर को हुआ था। और ये कब हुआ था, 1987 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त, 1987, 1987 में हुआ था, है ना। सरकारी आयोग बेसिकली जो गठन इसका हुआ था वो केंद्र और राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित किया गया था। ठीक है, उसी आसपास जो है मतलब शायद ये जो है नहीं, 87 में इसने रिपोर्ट सबमिट करी थी दोस्त, 83 में इसका गठन हुआ था। 87 में इसने रिपोर्ट सबमिट की, 83 में गठन हुआ था इसका। तो अब इसमें अपना ये पूछा है कि भाई 83 में गठन, 1983 में गठन और 87 में इसने रिपोर्ट सबमिट की। पूछा क्या, अपना प्रतिवेदन वही रिपोर्ट सबमिट करना, मतलब ये जो है 87 हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 67, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्य सरकार के द्वारा, जिला न्यायाधीश के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा। बीपीएससी प्री 2005 और ये यूपीपीसीएस का भी प्रश्न है दोस्त। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन करता है, तो पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में जो राज्य सूची की प्रविष्टि है उसमें मतलब रखा गया है। और आप पढ़ेंगे जब डीपीएसपी का आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 जब पढ़ेंगे तो उसमें ग्राम पंचायत का गठन, क्या, ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन, इसकी बात हो रही है ना, ग्राम पंचायत गठन। तो भैया इसमें ये बात कही गई है। अब बताइए इसमें पंचायत चुनाव के लिए किसको जो है नामांकित किया जाए, भाई जाहिर सी बात है पंचायत चुनाव कराने का जो निर्णय है मेरे दोस्त ये किसका होगा, जाहिर सी बात, नो डाउट राज्य सरकार का होता है। इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज विषय है समवर्ती सूची पर, केंद्र की सूची पर, राज्य की सूची पर, शेषाधिकार की सूची पर। बीपीएससी पे 1994 के प्रश्न। बताओ भैया पंचायती राज किसका विषय है, तो भैया पंचायती राज पर जो नियम बनाने का अधिकार है, जो चुनाव कराने का, ये किसका है, तो भैया इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंचायती चुनाव जो है ये राज्य सूची का विषय है। और इस पंचायती राज में कितने विषय रखे गए हैं, 29 विषय रखे गए हैं। और कहां से कहां तक, 243 मतलब 243 से है ये सारी चीज। 243 में 243 में पंचायत के विषय में बताया गया, उसमें शायद एबीसीडी से एबीसीडी ऐसे करके है। ठीक है, जिसमें आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, सबकी बातें की गई है। तो बेसिकली इसमें अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई इसमें कौन सा अधिकार है, तो ये अधिकार आपका जैसे राज्य सूची का है। ठीक है, विषय इसका राज्य सूची का है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्या है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई, 243H, 243E, 243F, 243G। और आज का ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2020 का ये प्रश्न है। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा, भाई 243 में है। भाई सबको पता है कि पंचायती राज जो है ये 243 में है, लेकिन अब इतना अगर गहरा पूछ लेगा तो भाई क्या करेंगे आप। हमने आपको बताया पंचायती राज जोड़ा जो गया था ना दोस्त, 29 कार्य इसमें दिए गए हैं। आपको 73वां संविधान संशोधन 1992 याद करना होगा, क्या 73वां संविधान संशोधन 1993, या आपको याद, माफ करिएगा 92, तो 74वां 93 में होगा 92। इसमें पंचायत संबंधी 29 कार्यों सूची को जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा सही जवाब इसका, इसका हो जाएगा 243G। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में क्या संविधान की ग्रामीण अनुसूची में शामिल नहीं है, पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ग्रामीण खेल, तकनीकी प्रशिक्षण। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2022 का प्रश्न है। बताइए दोस्त संविधान की ग्रामीण अनुसूची, ग्रामीण अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायत संबंधित है। तो जाहिर सी बात है अगर आप 29 पूरा विषय आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा भाई वहां के लिए पुस्तकालय होना चाहिए, ईंधन और चारा तकनीकी होनी चाहिए, प्रशिक्षण तथा व्यवसाय शिक्षा होनी चाहिए, उसका पेयजल, ग्रामीण आवासन, लघुवन, थोड़ा सा छोटा सा उपवन भी होना चाहिए, उसके बाद लघुवन उपज, मत्स्य उद्योग इत्यादि ये सारे शामिल हैं। लेकिन जो है इस सूची में कहीं पर भी ग्रामीण खेल जो है ये नहीं लिखा गया है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के
तहत हुआ था? खाप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत, जन पंचायत, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से 2019 का प्रश्न है, बताइए। खाप पंचायत, जाति पंचायत, इसका कभी किसी को ठेका दिया गया है? नहीं दिया गया है। हमेशा एक बात समझ लीजिए, भारतीय संविधान में जो पंचायती राज है ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। संविधान के भाग 9 में, क्या? संविधान के भाग 9, इसको आप याद कर लीजिएगा। पंचायती राज कहां पे है? भाग 9 में है। 243 अ से लेकर के 243 ड़ तक। दो सौ तिरालीस से लेकर 243 ड़ तक ये पूरा प्रावधान है, पूरी व्यवस्था बनाई गई है। इसमें आपको पता, हमने अभी एक दो क्लास पहले डिस्कस किया था, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में जो गठित हुई थी त्रिस्तरीय पंचायत विकेंद्रीकरण के लिए, जिसकी सिफारिश पर ही 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, जो आपका आंध्र प्रदेश का जिला है, नागौर में जो है पंचायती राज खोला गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज संविधान जो संस्था उनको संवैधानिक दर्जा भी दिया गया था। तो इसमें बेसिकली आप देखेंगे ना दोस्त, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत। और ये इसका आप देखेंगे कहां पे गठन है, तो भैया अनुच्छेद 40। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? अनुच्छेद 32 में क्या है? अगर आपसे कोई पूछे अनुच्छेद 32 काहे के लिए बनाया गया है, भाई अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार के रीट, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत, यही तो हालांकि सही है, लेकिन अनुच्छेद 48 जो पर्यावरण संरक्षण के लिए है। अनुच्छेद 51 दोनों जो कार्यपालिका विधायिका संबंधित जो चीजें हैं, न्यायपालिका उससे संबंधित चीजें हैं, बताई गई इसमें। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 173, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50। तो आप ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ग्राम पंचायत की बात हो रही है, तो नो डाउट इसमें अनुच्छेद 40 बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 174, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें से सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, इनमें से सभी सही हैं। भाई 1992-93 का प्रश्न है, बहुत बेहतरीन। बताओ इसमें आपको इतना बढ़िया ऑप्शन दे दिया है कि इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। तो आपको पता पंचायती राज प्रणाली जो है स्थानीय स्तर पर कितने स्तर की है? 3 स्तर की है। कितने स्तर? 3 स्तर के है, मतलब ये प्रणाली 3 स्तर की है। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। ग्राम स्तर पर यहाँ ग्राम हो गया, उसके बाद ब्लॉक होता है, उसके बाद जिला होता है। पंचायती राज का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण समुदाय को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना। मामला क्लियर है? तो इसमें बताओ भैया कोई होगा क्या? नहीं होगा भैया, इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही। माफ करिएगा, 3 श्रेणियां बिल्कुल बात सही है। लक्ष्य सामाजिक बिल्कुल बात सही है। जिला परिषद बिल्कुल बात सही है। जिला परिषद में इसके इलाके कुछ सांसद होते हैं, बिल्कुल इसमें बात सही है। इनमें सभी सही है दोस्त, ठीक है? माफ करिए, इनमें सभी सही है, ठीक है? चलिए भाई इसमें से ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही। पंचायती राज के 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं कौन? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति, जिला परिषद समिति। बताओ भैया क्या होता है? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति, जिला परिषद, इसमें क्या सही होता है? इसका जवाब दीजिए आप। तो भैया आपको पता है हमारे यहाँ जैसे एक प्रधान होते हैं, एक बीडीसी होते हैं और एक जिला पे होते हैं। तो इसमें आपका ग्राम पंचायत होता है, पंचायत क्षेत्र पंचायत समिति होती है और उसका जिला परिषद होता है दोस्त, ठीक है? इसमें ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज का प्रावधान लक्ष्य क्या है? ग्राम वासियों के बीच प्रतिद्वंद को बढ़ाना। अरे भाई तो नेगेटिव बात ना हो गया, नेगेटिव बात। देखिए संविधान में एक चीज समझ लीजिए, संविधान में जो मूल अधिकार को छोड़ करके बाकी नेगेटिव बात कहीं नहीं की गई है। अगर संविधान में कभी कोई प्रश्न आता है, किसी को दबाने का प्रयास किया जाता है, कहीं पर नेगेटिव बात की जाती है, तो समझ लीजिए वो वहीं पे गलत हो जाता है। हमेशा पॉजिटिविटी लेकर के चलता है संविधान, ठीक है? चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना दिया जाता है क्या? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, इनमें से कोई नहीं।
बीपीएससी 1999 का प्रश्न है। देखिए हमने तो बता दिया, अब आप बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। भाई ग्राम प्रशिक्षण कभी दिया था प्रधान लड़ने के लिए क्या? ये बात बिल्कुल गलत है, लेकिन ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण होना बहुत जरूरी है, ताकि जो नीतियां हैं, जो नीतियां बनाई जाए वो लागू भी हो सके। ठीक है दोस्त, तो चलिए इसमें सही जवाब ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 177 सफलतापूर्वक कार्य पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता की, केंद्रीय सरकार की, नौकरशाही की, राजनेताओं की। 1997-98 का प्रश्न है। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा कि भाई अगर आपसे पूछे सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की आवश्यकता है ना, तो इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए दोस्त, अगर हम इसकी कभी बात करते हैं कि भैया इसमें क्या आपका आएगा, तो आप एक बात समझिए कि पंचायती राज को सफलतापूर्वक काम करने के लिए हम चुनते हैं ग्राम प्रधान को, और हम ही सहयोग ना करें तो मतलब जो हमारी सहभागिता, जो स्थानीय जनता की सहभागिता अगर वही नहीं रहेगी तो क्या कोई काम कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। क्या वो पंचायत, जो पंचायती राज का सपना स्वीकार हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा दोस्त। तो सबसे जरूरी है किसकी? स्थानीय जनता की सहयोग, जो उसकी सहायता है वो जरूरी है। ठीक है, चलिए 78 भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसका? पंचायती राज शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों की हिस्सेदारी का, सामुदायिक विकास का, ये सभी। बताओ भैया जो पंचायती राज का प्रतिनिधित्व करता है वो कौन, कैसे करता है? तो मेरे दोस्त कभी भी पंचायती राज का जो प्रतिनिधित्व करता है वो पहली बात तो शक्ति का विकेंद्रीकरण ही जो है वो होता है। और आप देखिए पर्चा छपवाता है गांव के सर्वांगीण विकास के लिए आप हमको चुनिए, तो भाई सर्वांगीण विकास होना चाहिए, लोगों की भागीदारी, हिस्सेदारी होनी चाहिए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें मतलब सर्वांगीण विकास मतलब सामुदायिक विकास, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 179 पंचायती राज कोड के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों, भारतीय संविधान के प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन। भाई इसमें क्या कह रहा है कि किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया, किसको? पंचायती राज को। तो एक बात ये बताइए, जब कभी पंचायती राज को ऐसे इकाई के रूप में प्रशस्त करना हो तो क्या कहीं इसके विषय में चर्चा की गई है? भाई आप एक चीज देखिए, एक चीज अगर आप देखेंगे तो एक चीज आपको देखेंगे, भाई पंचायती राज की स्थापना की जो प्रेरणा है वो आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के जो संगठन की बात करी गई है वहां पे मिलती है। यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं? मूल अधिकार में है प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, संविधान के 73वां संविधान संशोधन। जाहिर सी बात है जो स्वशासन की इकाई को संगठित जो करने का काम किया है वो 73वां संविधान संशोधन था 1992। क्या 1992, और इसमें कितने विषय दिए गए? 29 विषय दिए गए। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये आपको भूलेगा नहीं ना, तो 179 का क्या डी हो जाएगा। अंतिम प्रश्न लेते हैं दोस्त, क्या है? जिस समिति की सिफारिश पर भारत पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? अशोक मेहता थे, डॉक्टर इकबाल नारायण थे, बलवंत राय मेहता थे, जीवन राम मेहता। 2005 का प्रश्न है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त। जो पंचायती राज अभी लागू किया गया है इसमें कौन सम्मिलित था? तो आपको पता है कि भाई पंचायती राज जो अभी वर्तमान में त्रिस्तरीय लागू है और इसकी अध्यक्षता बलवंत राय मेहता कर रहे थे। बलवंत राय मेहता समिति कब स्थापित हुई थी? 1957 में स्थापित हुई थी। 1977 में अशोक मेहता समिति गठित की गई थी, है ना। और 1978 में जब इसने रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी, भाई अब यहां पर अगर हम यही लिख दें 1957, क्या 1957 बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। उसके बाद अशोक मेहता कब आए दोस्त? अशोक मेहता समिति का गठन कब किया दोस्त? ये किया गया 77 में। कब? 1977 में इसका गठन किया गया। 78 में इसने रिपोर्ट सबमिट की द्विस्तरीय के लिए। किसके लिए? द्विस्तरीय के लिए, द्विस्तरीय पंचायती राज के लिए। उसके बाद क्या हुआ? 1985 में, 1977 में होगा, 78 में रिपोर्ट सबमिट की। 1985 में जेबीके समिति का गठन किया गया था। हालांकि पूछता नहीं है, फिर भी आप याद कर लीजिए, जेबीके समिति, जेबीके समिति का गठन किया गया। ठीक है, कब? 1985 में शायद किया गया था। ठीक है, 1985 में।
माफ करिएगा 1985 में। उसके बाद आया था एल.एम. सिंघवी समिति आई थी। कौन सी? एल.एम. सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति आई थी भाई। 85 में आ गया। तो एल.एम. सिंघवी समिति कब बनी थी? ये बनी थी 1986 में। कब बनी थी दोस्त? 1986 में बनी थी। और 1988 में पी.के. थुंगन समिति, पी.के. थुंगन समिति का गठन कब? 1988 में। ठीक है, यह गठन हुआ था 1986 जो है थुंगन समिति 1988 में गठित हुई। एल.एम. सिंघवी समिति ने पंचायतों को संवैधानिकता का दर्जा प्रदान करने की सिफारिश करी थी। किसने? एल.एम. सिंघवी समिति ने। हमसे पूछा गया कि किससे, जिस समिति की सिफारिश पंचायती राज की स्थापना करी गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो वो थे बलवंत राय मेहता 1957। ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास यहीं तक मेरे दोस्त। उम्मीद कर रहा हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे दोस्त। निवेदन इतना सा है कि अगर आप चैनल पे अभी नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पुराने हैं तो लाइक और शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है, क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो। ठीक है, आप याद दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।